यहाँ हम पढ़ने वाले हैं गुहिल वंश, मेवाड़ के गुहिल वंश। मेवाड़ में कौन सा वंश था? गुहिल वंश था मेवाड़ में। इस वंश का आदिपुरुष कौन था? गुहिल था। नाम इसलिए पड़ा कि गुहिल वंश था। इस कारण इस वंश को राजपूत जहां जहां जाकर बसे उन्होंने सभी को गुहिल वंशी बताया। हरिश्चंद्र हरिहरचंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते हैं? गुहिल विशुद्ध क्या है? सूर्यवंशी ऐसा मानते थे। जबकि डी आर भंडारकर मेवाड़ के राजा को ब्राह्मण कहते। तो क्वेश्चन का संग उदाहरण क्या बताया? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो वही लोग मान रहे हैं सूर्यवंशी, लेकिन डी आर भंडारकर क्या मान रहा है? वो मान रहा है मेवाड़ के राजा क्या थे? ब्राह्मण थे। गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय। तो मेवाड़ों में गुहिल वंश का आदिपुरुष गुहिल, उसके बाद बापा रावल, जो मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा, इसका नाम न होकर क्या था? कालभोज की उपाधि किसको मिली थी? बापा। बापा एक सोने का सिक्का भी मिला है जो 115 गेंद का है। तो सोने का सिक्का किसको किसको मिला है? बापा के नाम पे मिला। और कितने ग्रेन का है? 115 ग्रेन का है। अल्लट ख्यातों में आलू रावल कहा गया है। अल्लट का उपनाम क्या है? आलू रावल। 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। तो कौन सा राजकुमार था जिसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से किया? अल्लट या आलू रावल। अल्लट या आलू रावल की पत्नी का नाम क्या था? हरिया देवी। उसके समय में आड़ में वराह मंत्री कन्या हूँ। तो आ- आड़ में वराह मंत्री का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? अल्लट या आलू रावल के शासन काल में हुआ। आड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? नागदा। गुहिलों ने 13वीं सदी से प्रारंभिक काल तक मेवाड़ के उथल पुथल के बावजूद अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा। अब पढ़ना है अपने को मारवाड़ के गुज्जर इतिहास। मारवाड़ के गुज्जर इतिहास। प्रतिभाओं द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम वास्तव में की गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जोधपुर के शिलालेखों में प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ के लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था, क्योंकि उस समय राजस्थान का भाग क्या कहलाता था? गुजरात। गुजरात था कहाँ के आसपास? जोधपुर के आसपास। चीनी यात्री युआन च्वांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलीमोड़ो, भीलमाल तथा बाड़मेर बताया। तो ध्यान रखना, मारवाड़ में गुज्जर प्रतिहार जोधपुर के आसपास शिलालेख में विख्यात होते हैं। और इसमें ये भाग गुजरात कहा जाता है। प्रमाणित से युवान स्वांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो या भीनमाल या बाड़मेर को बताया। तो भीनमाल बाड़मेर का उपनाम पीलो मोलो किसने बताया? युवान स्वांग ने। मोहम्मद नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखा। कितनी शाखा प्रतिहारों की? 26 शाखा, जिनमें से मंडोर के प्रमुख प्रतिहार होते हैं। हरिश्चंद्र ने मंडोर के जो परिहार है वो शाखा क्या है? प्रत्याभिष शाखा, जिसका समय 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। मंडोर के प्रतिहार लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने तत् स्वतंत्र प्रेम और सोच से उज्जवल कीर्ति को अर्जित किया। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नागौली, कहाँ के? जालोर, उज्जैन और कन्नौज की। तो वहां से प्रारंभ होती है नागभट्ट से। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार जो इस वंश का प्रवर्तक। तो जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुज्जर प्रतिहारों का प्रवर्तक कौन था? नागभट्ट। जैसे ग्वालियर प्रशस्त्र में मलेच्छों का नाशक, इसको कहा गया है नागभट्ट को। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में भोज और महेंद्रपाल भी क्या थे? प्रतिहार थे। अब पढ़ना है आबू के परमार। आबू के परमार। परमार शब्द का अर्थ शत्रु को मारने वाले। शत्रु को मारने वाले। राम में परमार आबू के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के बाद ही परमाणु का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया।
धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों पर अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमार का कुल पुरुष कौन था? धूमराज। परंतु परमार की वंशावली उत्पलराज से आरंभ होती है। तो आबू में जो परमार थे उनका कुल पुरुष कौन है? धूमराज। लेकिन वंशावली कहाँ से चल रही है? उत्पलराज से, परमाणु की। परमार शासक धुंधक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर विमल शाह को धनपति नियुक्त किया। धुंधक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर विमल शाह को दंडपति नियुक्त कर दिया। तो हुआ क्या? धुंधक कमजोर था, गुजरात के भीमदेव आया, आबू के धुंधक को पराजित कर दिया, विमल शाह को उनके दंडपति नियुक्त कर दिया। विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर, तो आदिनाथ का भव्य मंदिर आबू में कब बना? 1031 में। किसने बनवाया? विमल शाह ने। किसका मंदिर है? आदिनाथ का। धारा वर्ष आबू के परमाणु का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारा वर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य लोकप्रिय कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो आबू के परमाणु का स्वर्ण काल क्या हो गया? धारा वर्ष। इसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। इसे पार्थ पराक्रम व्यायोग किसने लिखा? प्रहलादन परमार ने लिखा। अपने नाम से प्रहलादनपुर जाट पालनपुर के नाम से जाना जाता है नगर बसाकर परमार का साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। स्वर्ण काल तो होगा धारा वर्ष, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से प्रहलादन ने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक ग्रंथ लिखा। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का संबंध था, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू में दिलवाड़ा गांव में कौन कौन से लुणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किया। याद रखना है, गुजरात का सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय और धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में। समय किसका था? सोम सिंह का समय। वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में, दिलवाड़ा को जैन मंदिर है, कौन से स्थान पर है? लुणवसई स्थान पे। मंदिर का नाम नेमिनाथ मंदिर। किसने कराया? सोम सिंह ने। वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। बांसवाड़ा के पास अर्थुणा नगर किसने बसवाया? वागड़ के परमारों ने। वो उसको बांगड़ी बोलते हैं तो बांगड़ी बोलेंगे ना, वागड़ बोलते हैं साउथ के। तो बांसवाड़ा के पास अर्थुणा नगर में इन्होंने बसाया और अनेक मंदिरों का निर्माण कर अपनी शिल्प कला प्रतिष्ठा का परिचय दिया। कौन पढ़ेंगे? सांबर के चौहानों को मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि सपाल दक्षिण जंगल प्रदेश के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। सपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वसुदेव था। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव। जिस समय 521 के लगभग अनुमानित है कि बिजोरिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव। कहाँ से पता चलता है? बिजोरिया प्रशस्ति से। इस प्रशस्ति में चौहानों को वस्त्र गोत्री ब्राह्मण, कौन सी प्रशस्ति? बिजोरिया प्रशस्ति। कब? 521 में। वासुदेव चौहान का आदि पुरुष, राजधानी अहिछत्रपुर नागौर, चौहान वस्त्र गोत्री ब्राह्मण। नाम में चौहान प्रतिहारों के संबंध थे, परंतु गुवक प्रथम जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? गुवक प्रथम ने करवाया। वही शासक बन गया चौहान, मतलब प्रतिहार से हट के खुद शासक बन गया। ऋषि वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रिया में थी। तो रुद्राणी किसकी पत्नी थी? चंद्रराज चौहान की पत्नी थी। और गुवक प्रथम ने हर्षनाथ का निर्माण कराया।
ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर जनों प्रतिदिन एक हजार दीपक जलाकर महादेव की उपासना करते थे और रुद्राणी जो चंद्रराज की पत्नी थी। 1113 ईस्वी में अजय चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। कब की? 1113 में अजयराज चौहान ने। तो अजय का पुत्र अर्णोराज या आनाजी ने अजमेर में आना सागर का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्य करे। तो अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज ने की। अब उसका पुत्र अर्णोराज ने क्या करा? आना सागर झील का निर्माण करवाया, जिसको आनाजी। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल स्वपाल दशी का स्वर्ण। विग्रहराज चतुर्थ का काल स्वपाल दशी का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। और इसे वो क्या बोलते हैं? फिसलते और कवि बांधा। और इसके नाटक का नाम क्या है? हरकेली नाटक। दरबारी विद्वान सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विग्रहराज लिखा है। हरकेली लिखा है बीसल देव विराज चतुर्थ ने। और ललित विग्रहराज लिखा है सोमदेव ने। विग्रहराज ने अजमेर में एक स्वतंत्र पाठशाला का निर्माण कराया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। विग्रहराज चतुर्थ क्या था? विजय थे। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता। किसने जीता? विग्रहराज चतुर्थ ने जीता। इसी वंश के हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान के उत्तरी भाग की राजधानी को अपने विजयों से विशिष्टान बना दिया। 1151 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्धों में गोरी से क्या गया? हार गए। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आशीष शासक बनाने की अपेक्षा मत्ती को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। कौन है लेखक? जयानक है। अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्टि किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में क्या है? नया मोड़ आ गया। परंतु इसका यह अर्थ यह नहीं था कि युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई। लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालोर, हरसिंह, नाडोल, चंद्रावती और आबू में शासन करती रही। राजपूत शक्ति की दूरी बनी रही। उन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय मुकाबला शौर्य कदम साहस के साथ करते रहे। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गोहिल शासक विद्वानों के प्रसिद्धता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा एवं साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती थी। इस तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प बनता रहा। इस समूचे काल की सौंदर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजना को जीवित रखा। चित्तौड़, पाड़ोली, आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष। मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय भरपूर कोशिश की। राजपूत द्वारा तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई कभी नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण क्या था? साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति और सामंतवाद। यह सोचना उचित नहीं कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुंभा राणा संघ के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताना में संभव हो सकती थी। यह स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा प्रताप, चंद्रसेन और राजसी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपुरा का अधिकांश शासक उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गए थे। कौन सी नीति थी अकबर की? राजनीति। मध्यकालीन राजस्थान की बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा इतिहास के तथ्य अनुभव के विपरीत होगा। जिस वीर प्रसुता वसुंधरा पर माघ, हरिभद्रेश्वरी, चंद्रबरदाई, सुरमन मिश्रण, कवि करणीदास, दूसा आड़ा, नैन सिंह ने जैसे विद्वान लेखक तथा महाराणा कुंभा, राजा राय सिंह, राजा सवाई जय सिंह जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए हो, वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित रही हो, ये स्वीकार्य नहीं। जिस प्रदेश के रणबांकुरों में राणा प्रताप, राव चंद्रसेन, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हो, वह धरती यश से वंचित रहे, ये सोचा भी नहीं जा सकता। धरती धोरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय का इतिहास का उज्ज्वल गौरवशाली कोण है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गुहिल और सिसोदिया, मेवाड़ में
कछवाहा आमेर जयपुर में, चौहान अजमेर, दिल्ली, जालोर, सिरोही और हाड़ौती। सबसे चौहान इत्यादि के चौहान, राठौड़ जोधपुर और बीकानेर इत्यादि राजवंश नक्षत्र की भांति चमकते हुए दिखाई देते। गोहिल सिसोदिया वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। गोहिल सिसोदिया वंश के बारे में। गोहिल सिसोदिया वंश के बारे में पढ़े। गोहिल सिसोदिया के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ में एक नया मोड़ आया, जिसने चौहानों को केंद्रीय शक्ति का हाथ होना और गोहिल जेत सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़ी महत्व की घटना है। 13वीं शताब्दी में कौन आया? गोहिल जेत सिंह आया। जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़ी महत्व घटना है। मेवाड़ के गोहिल शासक रत्न सिंह के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। रतन सिंह के समय 1303 में। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारण के साथ रत्न सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लाभ भी बताए गए हैं। पद्मिनी कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन का आक्रमण के समय कौन था भैया? रत्न सिंह और घोड़ा बादल वीर गति को प्राप्त है। और 1680 में क्या कर लिया? जौहरी के आत्मसात कर लिया। इस समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। सोचिए आप, 30,000 1302 1303 में जब होते थे व्यक्ति। अलाउद्दीन चित्तौड़ जीतकर उसका नाम क्या कर दिया? चित्तौड़ जीतकर खिजराबाद कर दिया। राजपूत का बलिदान चित्तौड़गढ़ के प्रथम साकी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का प्रथम साकी, इसमें घोड़ा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ खंडहर में घोड़ा बादल के महल उनके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जोर व्रत महिलाओं को नई प्रेरणा देता है। घोड़ा बादल का बलिदान हमें सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुरक्षा न्यौछावर कर देश पर रक्षा करने में लग जाना चाहिए। रतन सिंह के बाद सिसोदिया के सरदार हम्मीर ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उबारा। वह राणा शाका के राजपूत हैं। हम्मीर कौन सा था? राणा शाका। राणा लाखा, राणा लाखा 1382 से 1421 के समय उदयपुर की पिछोला झील पे चले इनका बांध बना हुआ है। तो उदयपुर की पिछोला झील पर बांध कब बना? राणा लाखा के समय बना। लाखा के निर्माण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति से संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा का पुत्र क्या था? मोकल ने मेवाड़ को बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। तो मोकल ने क्या बनाया? चित्तौड़ के समदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण लाखा के पुत्र मोकल ने करवाया। पूर्व मध्यकालीन तथा दक्षिण कला के नमूने को जीवित रखा। उसने एक लिंगी मंदिर के चारों ओर परकोटा किसने बनवाया? राणा मोकल ने बनवाया। अब आता है मोकल का पुत्र कुंभा। सबसे पहले गोहिल वंशी, फिर रतन सिंह के बाद हम्मीर का पुत्र राणा लाखा का पुत्र मोकल और मोगल का पुत्र राणा कुंभा का काल मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा का अभिनव भ्रष्टाचार, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु और दानवीर। अभिनव भ्रष्टाचार, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु आदि संबंधित किया है। राणा कुंभा ने
1437 में सहारनपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। किसने? राणा कुंभा ने। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राणा मोकल का पुत्र राणा कुंभा। अभिनव भरताचार्य हिंदू सुल्तान चाप गुरु और दान गुरु ने। किसके उपलक्ष्य में? मालवा के महमूद खिलजी की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलो का निर्माण करवाया, जिनमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ प्रमुख है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ है। कुंभा कालीन स्थापत्य मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चोरी मंदिर, मीरा मंदिर, रणकपुर के अनूठे मंदिर, कुंभा वीर युद्धभूषण तथा कला में की शासक विद्वान एवं विद्यानुरागी आगे भी था। एक लिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूर प्रबंध कुंभाधार से संगीत ग्रंथ थे। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की। चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका, गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। 2 टीका लिखी, गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। कुंभा का दरबार विद्वानों की क्षण स्थित है। इसके दरबार में मंडन, प्रख्यात शिल्पी कवि अत्रि और महेश, कानव्यास इत्यादि थे। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। कानव्यास ने एक लिंग महात्मा नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वतोमुखी उन्नति पर पहुंच गया था। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ में क्या क्या हुआ। मेवाड़ के राणा सांगा 1509 से 1528 का द्वितीय स्थान है। राणा कुंभा के बाद राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े? गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और खातौली के युद्ध में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो याद रखना है, गागरोन का युद्ध में कौन है? मालवा का महमूद खिलजी राणा सांगा। खातौली का युद्ध दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। अपनी योग्यता का परिचय दिया। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ के नाम से विख्यात है। हालांकि 2 युद्ध हो गए ना, एक तो गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी को हटाया और खातौली में इब्राहिम लोदी को हटाया। राणा सांगा ने खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया। खानवा के युद्ध में परंतु पराजित हो। बाबर के श्रेष्ठ नेताओं तोपखानों के कारण राणा सांगा की पराजय हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इसमें राज सत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। यहाँ से कब वो चली गई? खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को। यहीं से उत्तरी भारत में राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गए। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था। इसके बाद बाबर और मुगल का स्थापना हुई 1527, जिसके सेनापति में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। राणा सांगा ने अपने देश के गौरव की रक्षा में एक आंख, एक टांग और एक हाथ गवा दिया। उसके अतिरिक्त उसके शरीर के विभिन्न भागों पर 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। राणा सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व था।
सांगा का पुत्र विक्रमादित्य के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया विक्रमादित्य काल में। इसमें मेवाड़ को जन और धन की हानि उठानी पड़ी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और राणा संघ की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर जीत मांगी। विक्रमादित्य गुजरात का बहादुर शाह। विक्रमादित्य की मां और राणा सांगा की पत्नी कर्मावती। हुमायूं के पास भेजकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता न मिलने पर कर्मावती ने जौहर व्रत का पालन किया। कुंवर पृथ्वीराज और अनरोस पुत्र वर्णवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वर्णवीर ने हत्या कर दी जो पृथ्वीराज का अनरोस पुत्र था। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को मारकर निश्चित होना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को मृत्यु की शैया पर लेटाकर उदय सिंह को बचा लिया। वो चित्तौड़गढ़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। इस प्रकार पन्नाधाय ने देश प्रेम तो त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका गान भारतीय इतिहास में सजग होता रहेगा।